कालीन व्यवसायियों और पीतल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने और योगेश्वर राम मिश्र और लक्ष्मी बीएस पटेल और संतोष कुमार सारंगी द्वारा दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि मिर्जापुर में कालीन का और पीतल उद्योग का विकास क्यों नहीं हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, इसको बढ़ावा कैसे दिया जाएगा, सरकार की योजनाएं कैसे क्रियान्वयन की जाएंगी, इन तमाम चीज़ों पर संवाद हुआ। और उनका लगातार निरंतर प्रयास है मिर्जापुर में पीतल और कालीन उद्योग का विकास हो, जिससे जिले का विकास हो, जिले के लोगों का विकास हो। इन संबंध में उन्होंने अपनी बातों को रखा। जनपद में आज विशेष तौर से भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के माध्यम से हमारे सभी पीतल व्यवसायियों के लिए और हमारे कालीन निर्यातकों के लिए आयोजित संवाद कार्यक्रम में उपस्थित खासतौर से आप लोगों की बात सुनने के लिए मेरे मंत्रालय के डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड संतोष सारंगी खुद आप लोगों के बीच में आ आए हैं। आपके लिए समय निकालकर मंच पर हमारे बीच कमिश्नर मिर्जापुर श्री योगेश्वर राम मिश्रा जी, साथ में हमारी जिले की मुख्य विकास अधिकारी लक्ष्मी जी और हमारे एमएसएमई के डायरेक्टर एलपीएस यादव जी और हमारे जॉइंट डीजीएफटी यहाँ पर अमित और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे कालीन निर्यातक पीतल व्यवसायियों, आप सभी मिर्जापुर के साथियों का, सभी हमारे मीडिया बंधुओं का मैं बहुत अभिनंदन करती हूँ। दीपावली का त्यौहार बहुत नजदीक है और त्यौहार के इस बहुत ही व्यस्ततम समय में हमने ये संवाद कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है। हमारे जिले में दो ही काम मुख्य रूप से होते हैं, एक तो हमारा कालीन और दूसरा पीतल। और इसके अलावा चुनाव में थोड़ा बहुत बलुआ पत्थर को लेकर शिल्पकारी होती है, लेकिन वो भी धीरे धीरे उसमें भी बहुत कमी आ चुकी है, बहुत गिरावट आ चुकी है। मिट्टी के पॉटरी जो बनती थी चुनाव क्षेत्र में ही, अब उसमें भी बहुत गिरावट आ चुकी है। लेकिन जो दो मैं समझती हूँ कि अभी तक जिंदा है और जिनको महसूस किया जा सकता है, तो बड़े स्वरूप में हमारा कालीन का निर्यात है, कालीन का उद्योग है और छोटे स्वरूप में हमारा पीतल का व्यवसाय है। और मेरे मन में जब मैं इस मंत्रालय में आई तो मेरे मन में ये इच्छा थी, क्योंकि मैं वोट मांगने के लिए हमेशा आप लोगों के बीच में जाती हूँ, तो कसरटी में भी मैं बहुत गई हूँ लोगों के बीच में और मैं इसको देखती थी मैं बहुत करीब से कि 35,000 के करीब लोग हैं जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और कई 100 साल 200 साल से ज्यादा पुराना ये व्यवसाय है। और इस वक्त हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या हमारे भारत की सरकार हो, दोनों के एक ही बात फोकस में है, केंद्र में है कि भारत के हर जिले के अंदर जो एक प्राचीन उसका हस्तशिल्प है या जो भी जिले की अर्थव्यवस्था को अभी तक सपोर्ट करते हुए आए जो भी छोटे मोटे उद्योग हैं, उनको हम पुनर्जीवित करें, उनका हम संवर्धन करें और उद्योगों को जीवित और पुनर्जीवित करने के साथ साथ हम अपने एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ाएं। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का ये स्पष्ट कहना है कि भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र में तब्दील होना है और ये तब्दीली तभी संभव है जब हम अपने एक्सपोर्ट्स को बहुत तेजी से बढ़ाएं। लेकिन निर्यात ऐसे ही नहीं हो सकता। निर्यात के लिए हमारा जो उत्पाद है वो निर्यात के लायक होना चाहिए। हमारा कालीन का जो व्यवसाय है वो भी बहुत पुराना है। अभी जो कारपेट एक्सपो मार्च हमारा भदोही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्थापित किया, उसमें 15 तारीख से लेकर 18 तारीख तक 4 दिन लगातार एक बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल कारपेट एक्सपो 4 दिन तक चला और मुझे भी आप लोगों के सौजन्य से उसका शुभारंभ करने का अवसर भी मिला, तो मैं आप सबके बीच में थी और बहुत बेहतरीन उसका एक रिस्पॉन्स रहा, क्योंकि पहली बार इतना बड़ा कोई एक इंटरनेशनल बायर्स मीट जहाँ पे भदोही में, जिसे हम काली नगरी कहते हैं और पूरे साउथ ईस्ट एशिया में कहते हैं कि हमारे जो हैंड वॉशेड कारपेट्स है उसका ये हब है। लेकिन इतना बड़ा इवेंट पहले कभी भी नहीं हुआ था। ये 4 दिन का एक इंटरनेशनल इवेंट हुआ, इसमें लगभग 53 देशों से जो ओवरसीज बायर्स हैं वो आए और लगभग 450-500 करोड़ के ऑर्डर्स या इंक्वायरीज जैसा बहुत कुछ आपने गेन किया। तो पहले प्रयास की दृष्टि से अगर देखें तो सफल था, काफी हद तक सफल था, इसे आगे और बढ़ाना है। और इतनी बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी अगर सरकार ने हमें दी हुई है तो हमें उसका उपयोग करना चाहिए। तो ये एक शुरुआत हुई है, मेरा मानना है कि हम इसको और आगे लेकर जाएंगे। तो कारपेट्स में तो हम बहुत अच्छा कर ही रहे हैं। हमारे जो यहाँ पे कालीन के निर्यातक आए हुए हैं उन्होंने कुछ विषय भी उठाए अपने अपने, उसको हमारे सारंगी साहब ने एड्रेस भी
किया। एक रोडटेप रेट्स को लेकर विषय बार बार आता है। अभी कुछ ही दिनों पहले हम लोगों ने दिल्ली में भी बैठक की थी, जिसमें सारे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को बुलाया था। तो काफी लोगों ने रोडटेप के रेट्स को लेकर बात हमेशा आती रहती है। आप सब जानते भी हैं कि हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू उसके तहत एक कमिटी है जो इन रेट्स को तय करती है और निरंतर ये रेट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड रिवाइज भी किए जाते हैं। तो रोडटेप को लेकर जो भी अनोमलीज है उसको एड्रेस करने का प्रयास जारी है। ये ऑलरेडी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू भी इसका चिंता कर रहा है, हम लोग भी चिंता कर रहे हैं। इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन में भी जो पहले हमने एमएसएमई यूनिट्स के लिए 5% से 3% किया और नॉन एमएसएमई के लिए हम 2% कर रहे हैं, उसके दोबारा रिवीजन की जो पुराना वाला है उसको 3 और 5% पर करने की मांग है। ये सब भी अंडर कंसिडरेशन है। हमारी कोशिश है कि निरंतर हम आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा सहयोग कर सकें, जिससे कि हमारे कानून का जो निर्यात का कारोबार है ये फलता फूलता रहे और ज्यादा से ज्यादा भारत सरकार की तरफ से आपको प्रोत्साहन मिले। क्योंकि अगर हम $1.5 मिलियन पिछले वर्ष से इस वर्ष $1.8 मिलियन का निर्यात अगर हम कर पाए हैं, तो 20% की वृद्धि जो हुई है ये काबिले तारीफ है, आप सबके प्रयास से हुई और ये और ज्यादा बढ़े आगे। जैसे हमने पिछली बार $400 मिलियन का हमारा जो मर्चेंडाइज का टारगेट था उसको पूरा किया, इस बार हम 570 लेकर चल रहे हैं। और अभी हमने जब मीडिया रिव्यू किया तो हमने देखा कि नहीं, हम काफी अपने ट्रैक पर हैं और बहुत अच्छा हमारे सारे सेक्टर्स परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो कालीन के निर्यातकों को भी जो तमाम किस्म के सहयोग की जरूरत है, बहुत सारी बातें इस पर हम विचार भी कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा कोशिश होगी कि आपके बेहतरी के लिए और भी प्रयास हम कर सके। इसके अलावा जो हमारे पीतल व्यवसायी हैं, मैंने जब अपने मंत्रालय में चर्चा की थी, इससे पहले भी एक विजिट हमने कराई थी, अपने एडिशनल डीजीपी को बुलाया था, विजय कुमार जी यहाँ पर आए थे जून में, तो उनको भी मैंने कहा था कि आप एक प्राइमरी सर्वे करिए, प्राइमरी इंटरेक्शन करिए। तो वो आए थे, आपने से बहुत सारे लोगों से मिले थे, इंटरेक्शन किया था। अभी कल फिक्की की चिंगी आई थी, उनको भी बोला था, उन्होंने भी बहुत सारे पीतल व्यवसायियों से और हमारे कार्पेट एक्सपोर्टर्स से बात की। तो ये बार बार जो अलग अलग स्तर पे हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, ये संवाद कर रहे हैं, ये हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये जो हमारा प्राचीन उद्योग है ये फले फूले। और कोई चीज अगर गिरावट की ओर चली जाती है तो उसमें बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, बहुत सारे उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं और उसको फिर से जीवित करना, उसको फिर से खड़ा करना, उसको फिर से बढ़ाना ये आसान नहीं होता है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस के इतने सारे पहलू आ जाते हैं कि उनको देखना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हमें शुरुआत करनी पड़ती है, तभी हम आगे बढ़ते हैं, कोशिश करने से ही रास्ते निकलते हैं। तो आज की तारीख में मैं भी जानती हूँ कि हमारा ये जो पीतल का उद्योग है ये एक्सपोर्ट की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है, लेकिन इसको एक्सपोर्ट के लायक कैसे बनाया जाए, इस सोच के साथ, इस दूरदृष्टि के साथ आज के ये संवाद कार्यक्रम को यहाँ पर रखा गया है। और इसके बहुत सारे पहलू हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे विषय रखे। ये हमारा अगर मैं ब्रासवेयर एक्सपोर्ट की बात करूं तो देश से हमने 18,000 करोड़ से ज्यादा का ब्रासवेयर का, पीतल का हमने एक्सपोर्ट किया और उसमें यूपी की भागीदारी कितनी रही? 8,000 करोड़ की रही। लेकिन यूपी में कहा? मुरादाबाद। तो मेरे मन में यह भाव था कि जो मुरादाबाद में हो सकता है वो मिर्जापुर में क्यों नहीं हो सकता? क्या कमी है, हम उसको कैसे एड्रेस करें, कैसे दूर करें? तो हमारा बटन, हमको उसको किस शेप का बनाना है, किस साइज का बनाना है, उसकी डिजाइनिंग कैसे रखनी है, क्योंकि दुनिया के बाजारों में जब आपका उत्पाद जाएगा तो उसके स्केल, स्टैंडर्ड, डिजाइन, पैकेजिंग और उसकी तमाम, और वहाँ के लोगों की क्या पसंद है, ये तमाम फैक्टर्स उसमें आते हैं। तो बहुत सारा वैल्यू एडिशन करना पड़ता है। तो हमारे ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग है, इस पर हम चर्चा कर भी रहे थे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग भी है जो मुंबई में है, लेकिन अहमदाबाद, कोलकाता ऐसे कई जगह उसकी ब्रांचेस भी है। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग का एक मैं ब्रांच इधर भी अपने मिर्जापुर में लेके आऊँ, अभी कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपको डिजाइनिंग का भी सपोर्ट मिले, पैकेजिंग का भी सपोर्ट मिले। और इसके अतिरिक्त जो तमाम आप विषय उठा रहे थे कि बायर सेलर मीट ऑर्गेनाइज करना भी इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन पहले हम अपने प्रोडक्ट को उस लायक बनाएं। हमें किसी किस्म के टेस्टिंग फैसिलिटीज की जरूरत है या हमें और किसी किस्म का सपोर्ट जो चाहिए इसको ग्रो करने के लिए, ये सारे विषयों को आपसे समझने के लिए ये एक प्राइमरी लेवल का आप समझ लीजिए कि ये संवाद है जो हम लोगों ने किया है आज यहाँ पे। जैसे आप में से किसी ने अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की भी चर्चा की, तो हमारा जो DPIIT हमारे मंत्रालय का दूसरा डिपार्टमेंट है वो इसको मॉनिटर कर रहा है और उसके किनारे इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग नोड्स डेवलप किए जा रहे हैं, प्रयागराज में, दूसरा मेरे ख्याल से आगरा में शायद। तो हम उसको भी, हमें अभी समझना है कि उसकी प्रगति कहाँ तक है, उसमें यूनिट अलॉटमेंट की क्या प्रक्रिया है। तो ऐसे बहुत सारे विषय अभी भी हमारे दिमाग में है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उनको स्ट्रीमलाइन करने में समय लगेगा, कई राउंड और काम करना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों का उत्साह, आप लोगों का विश्वास
द्वार पर आया है, हमारे अपने मिर्जापुर में आया है। और एक बात नहीं, इससे पहले भी कई बार, जैसा कि मैंने कहा कि कुछ प्रारंभिक बैठकें हो चुकी हैं। आप जानते हैं कि एपिडा हमारे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के तहत जो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसके जरिए हम कृषि निर्यात को भी बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि हमारे ये पूरा पूर्वांचल का जो बेल्ट है, यहाँ पर मुख्य रूप से हमारे किसान भाई हैं, वो अपना अनाज, फल, फूल, सब्जी सब पैदा करते हैं। और भारत सरकार अब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को भी निर्यात करने पर बहुत ध्यान दे रही है। हमने पिछले वर्ष $50 बिलियन का एग्री एक्सपोर्ट किया है। तो एपिडा ने भी यहाँ आकर पहले बैठक की। एपिडा की पहली मीटिंग यही इसी हॉल में हुई। बहुत सारे किसान भाई आए थे, उनके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और अभी सितंबर के महीने में आपको मालूम है कि चुनाव में एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर का भी हमने शिलान्यास किया है। चुनाव स्टेशन पर हम रेलवे कॉन्कॉर्ड के माध्यम से लॉजिस्टिक पार्क का भी शिलान्यास कर चुके हैं। तो ये छोटे छोटे प्रयास हैं जो चल रहे हैं। हम धीरे धीरे ऐसे मिलकर प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कुछ बदलाव मिर्जापुर में होगा। और मैं दिल से चाहती हूँ कि मेरा मिर्जापुर आगे बढ़े और आप सब बहुत ऊंचाइयों पर जाए। मिर्जापुर कभी किसी वक्त में पहचान के संकट का शिकार होता था, आज वैसा नहीं है। और जब मैं मिर्जापुर से सांसद बनी थी तो मुझे लगता था कि मेरे जिले के बारे में लोग बहुत जानते नहीं हैं। तो तब मैंने सोचा था कि नहीं, मिर्जापुर को लोग बहुत जानेंगे और सबसे ज्यादा जानेंगे। मेरी इस कोशिश में आप सब लोग मेरा साथ दें। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ और आप सबको